हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। आई एम शिवा मिश्रा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, आज हमारी यूनिट 1 के पीवाईक्यूज की क्लास है। हम थिंकर्स की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे कि हमारे एग्ज़ाम इतना पास है, 1.5 1 बचा है कुछ। तो जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। वो एक तरीके का मॉक ही है। तो अभी जो हमारा रिसेंट अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ थिंकर्स के क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, इन द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल डर्कहाइम रेफ्यूट्स। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने इमाइल डर्कहाइम ने क्या चीज़ को मना किया था, नकारा था। फर्स्ट, Comitian epistemology as it is based on idealistic and a prioristic assumption. Second, Hegelian epistemology as it is based on idealistic and a prioristic assumption. Weberian epistemology as it is based on idealistic and a prioristic assumption. And Kantian epistemology as it is based on idealistic and a prioristic assumption. तो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं जब भी क्वेश्चन बोलूँगी उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करने के बाद खुद अपना आंसर दें। उसके बाद जो भी मैं आंसर दूंगी उसे चेक करें। ठीक है। तो इसका आंसर है कांटियन एपिस्टेमोलॉजी एज इट इज बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक एंड आ प्रायरिस्टिक अजम्पशन। जो कांट थे, इमैनुअल कांट थे, उन्होंने बोला था जो हम अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जो कि इमाइल डर्कहाइम ने बोला था। इमाइल डर्कहाइम ने बोला था, उन्होंने बोला था कि हमें नॉलेज गेन करने के लिए उसको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके अपोजिट किसने बोला था, इमैनुअल कांट ने, कि हमारी नॉलेज अप्रायोरिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड होती है, आइडियलिस्टिक होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स सॉ मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। कौन से इनमें से थिंकर ने मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के जैसे देखा था। ये स्टेटमेंट किसकी है। फर्स्ट, एंथनी गिडेंस, मैनुअल कैसल्स, योगन हेबरमास, मिशेल फूको। तो इसका आंसर है थर्ड, हेबरमास। ठीक है। हेबरमास ने बोला था कि जो मॉडर्निटी है अभी वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, मतलब जो मॉडर्निटी जो चेंजेस लाना चाहती थी, जो उसकी प्रोजेक्ट है, जो भी वो करना चाहती थी, अभी उसके प्रोजेक्ट्स फिनिश नहीं हुए। अभी मॉडर्निटी में अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी हैं, बहुत सारी चेंजेस लाना बाकी है। तो अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म में अभी शिफ्ट होंगे तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक मैच द कॉलम है। इसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और ऑथर दिए हैं। हमको मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है। ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं नेट के, थोड़ी सी इजी भी रहते हैं, क्योंकि अगर आप एक या दो ऑप्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर आप एक या दो जो कॉन्सेप्ट है वो मैच कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है क्लास सिचुएशन। तो क्लास सिचुएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हमको पता है क्लास सिचुएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वेबर ने। ठीक है। तो हम ए का टू, तो हम देख लेते हैं। ए का टू एक ही ऑप्शन में है। अगर आप कंफर्म है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही किया है आपने, बाकी चेक कर लेते हैं। बी का वन, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी है, अमर्त्य सेन ने, बिल्कुल सही। सी का फोर्थ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया है, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टर ने दिया है। फिर डी का थर्ड, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन किसने दिया है, थॉर्स्टन वेबलिन ने दिया है। तो ऐसे आपको अगर एक दो कॉन्सेप्ट भी बताएं तो आप आंसर में आ सकते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ। इसके बाद, which of the following premises characterize the dramaturgical school of interactionism? First, focuses on the ways that actors manipulate gestures to create an impression in a particular social scene. Emphasizes on the process of impression management and not the purposes or goal towards which action is oriented. Focuses on the goal orientation and particular structure which create different forms of interaction. Emphasizes on the form of interaction itself rather than on the structure it creates, sustains और changes. तो हमारी ड्रामेटर्जी के कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गॉफमैन ने, एविन गॉफमैन ने। गॉफमैन ने दिया है। उन्होंने ड्रामेटर्जी के कॉन्सेप्ट में हमारी जो लाइफ है उसको जो थ्योरेटिकल ड्रामा होता है उससे कंपेयर किया है। ठीक है।
तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम डेली लाइफ में जो एक्ट करते हैं वो एक ड्रामा की तरह होता है। उसके कुछ पॉइंट्स है, फोकसेस ऑन द वेज व्हाट दैट एक्टर्स मैनिपुलेट जेस्चर टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन अ पर्टिकुलर सोशल सीन। बिल्कुल सही है। जो ड्रामाटर्जी है वो हम जो भी सीन जो भी हम चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए हम जो जेस्चर्स यूज़ करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको उस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आई एम मूविंग माई हैंड, तो ये भी एक जेस्चर है, ठीक है? तो ये भी मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, उसको तरीके से कर रही हूँ ताकि जो भी मैं बताना चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? सेकंड, emphasizes on the process of impression management and not the purpose or goal towards which action is oriented। ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एम्फसाइज करता है, ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोकसेस ऑन द गोल ओरिएंटेड एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच क्रिएट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। फोर्थ है emphasizes on the form of interaction itself rather than on the structure it creates, sustain और changes। तो इन दोनों में से आपको थोड़ा सेम लग रहा होगा, इसमें से ये वाली स्टेटमेंट सही है। emphasizes on the form of interaction, फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन में emphasize करता है, ना कि स्ट्रक्चर जो वो क्रिएट करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है एंड 3 सही है, सी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी डी। ए बी डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से हमारी कुछ बुक्स दी हैं और किसने लिखी है वो दी है, हमको मैच करना है कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है? सबसे पहले आ, हम देखते हैं कि कौन सा हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता है। जैसे हमने फेनोमेनोलॉजी पढ़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? 26 थिंकर में हमने देखा ये अल्फ्रेड शूट्स का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको मैच किया। अब देखते हैं कि बी का थर्ड कहाँ कहाँ है। तो बी का थर्ड दो जगह है, मतलब हम 4 में से हमने 2 हटा के 2 में आ चुके हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एथनोमेथोडोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है वो गारफिंकल का है। ये फेमस है, इससे आप ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का 4, सी का 4 बस एक में दिया है इसमें, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी मैच कर लेते हैं, ए का 2। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसने दिया, एंटनी गिडन्स ने दिया है। बी का फेनोमेनोलॉजी शूट्स हो गया, एथनोमेथोडोलॉजी गारफिंकल हो गया। उसके बाद डी का 1, आइडिया ऑफ सोशल साइंस किसका है, पीटर विंच का। ये वाला थोड़ा सा अननोन कॉन्सेप्ट, अननोन बुक और ऑथर है। तो लेकिन आपने अगर बाकी 3 मैच कर लिए तो आपका इससे समझ आ रहा है कि आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शियन डायलेक्टिक इज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ। जो मार्शियन डायलेक्टिक्स है वो कौन से आइडियाज में बेस्ड है, ठीक है? पहला, dialectical analysis does not see a simple one-way cause and effect relationship among various parts of the social world. Dialectical analysis is based on social values that are not separate from social facts. Dialectical analysis focuses on relations within and among various aspects of social world. Dialectical analysis has relation only with the material world and not the social world। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे लास्ट स्टेटमेंट जो पढ़ी, डायलेक्टिकल एनालिसिस जो है उसका जो रिलेशन बस मटेरियल वर्ल्ड से है, सोशल वर्ल्ड से नहीं है। तो ये अगर हम आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि नहीं, बस मटेरियल वर्ल्ड से नहीं, सोशल वर्ल्ड से भी होता है उसका रिलेशन। थ्योरी में हम सोशल वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले डी को गलत कर दिया। अब हम देखते हैं, ये गया, ठीक है? तो ये वाला नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे ई कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ए बी सी डी है, ई तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकते। बचा क्या, ए बी सी। अब हम इसको देख लेते हैं। डायलेक्टिकल एनालिसिस डज नॉट सी अ सिंपल वन वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। डायलेक्टिकल एनालिसिस में हम सिंपल वन वे नहीं देखते हैं, टू वे देखते हैं, जो भी सोशल वर्ल्ड के बीच में रिलेशनशिप है। डायलेक्टिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज दैट आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल फैक्ट। सही है। डायलेक्टिकल एनालिसिस जो है सोशल वैल्यूज पे फोकस करता है, जो हमारे सोशल फैक्ट से कनेक्टेड है, उनसे अलग नहीं है। फिर सोशल एनालिसिस फोकसेस ऑन रिलेशन विद इन एंड अमंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड जो है हमारा, उसके उसमें जो जो भी रिलेशनशिप है उन पे फोकस करता है डायलेक्टिकल एनालिसिस। तो ये 3 जो स्टेटमेंट है ये सही है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेबर्स नोशन ऑफ वर्स्टेन। तो वेबर ने वर्स्टेन का कॉन्सेप्ट दिया था
ठीक है, इसके क्या ऑप्शन है? वर्स्टेन इज अ रैशनल प्रोसीजर ऑफ स्टडी. Verstehen is simply the use of intuition and sympathetic participation by the researcher. Verstehen involved doing systematic and rigorous research. Weber's thoughts on Verstehen were derived from a field of hermeneutics. तो Verstehen क्या होता है? डीप थिंकिंग. हम किसी भी चीज को डीप में जाके उसको समझते हैं, उसको बोलते हैं वर्स्टेन. तो पहला, वर्स्टेन इज अ रैशनल प्रोसीजर ऑफ स्टडी. सही है. वर्स्टेन हम अच्छी तरीके से रैशनली हम स्टडी करते हैं, मतलब डीप थिंकिंग करते हैं. उसके बाद आता है वर्स्टन इज सिंपली द यूज ऑफ इंट्यूशन. ये गलत है. हम बस सिंपथेटिक या फिर इंट्यूशन नहीं होता, हम खुद से नहीं सोचते, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डीप उसमें जाके, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी फेनोमेनन जाके, उसके बाद हम समझते हैं. तो ये हमारा गलत होगा. आंसर इसका यही है. आंसर इज टू. क्योंकि इसमें पूछा था इज नॉट ट्रू. कौन सा ट्रू नहीं है? सेकंड. बाकी देख लेते हैं. वर्स्टन इन्वॉल्व डूइंग सिस्टमैटिक एंड रिगरस रिसर्च. जैसे कि मैंने बताया, एक सही तरीके से हम रिगरस बहुत डीप में रिसर्च करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में. उसके बाद वेबर्स थॉट ऑन वर्स्टन वर डिराइव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ हर्मेनेटिक्स. ये आपको याद भी रखना है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फील्ड से डिराइव किया गया है. तो वर्स्टन का कॉन्सेप्ट हर्मेनेटिक्स से डिराइव किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. कुछ थिंकर्स दी गए हैं, उनके और उन जो कॉन्सेप्ट उनके कॉन्सेप्ट दिए, हमको मैच करने कौन से थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले इमाइल डर्कहाइम. हमने देखा है इमाइल डर्कहाइम ने बहुत ज़्यादा मोरालिटी पे फोकस किया है. तो ए का क्या होगा? 4. मोरालिटी. अब ए का 4 किस किस में है? ए का 4 एक में ही दिया है. तो आपको सीधा आंसर मिल गया. अगर आपको कोई मेजर कॉन्सेप्ट पता है और उसमें दिया है तो आप सीधा आंसर पे आ सकते हैं. ए का 4 है, मतलब बी का 1 कार्ल मार्क्स का फेटिसिज्म का कॉन्सेप्ट था. उसके बाद सी का 2 लेवी स्ट्रॉस का एलिमेंट्री स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था. डी का 3 मिशेल फुको ने डिस्कोर्स का दिया था. तो ये बहुत बहुत मैच द कॉलम जो कॉन्सेप्ट आते हैं बहुत इजी आते हैं, ज़्यादातर इजी आते हैं नेट के एग्जाम में. उसके बाद नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट पार्सन्स नोशन ऑफ सोशलाइजेशन. पार्सन ने जो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें कौन कौन से इनमें से जो चीज़ें दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, वो सही है. फर्स्ट, in the socialization process, norms and values of a system are internalized and become part of actors' conscience. Second, socialization is a conservative process in which need dispositions bind children to the social system. Third, Parsons sees socialization as a lifelong process. Fourth, in socialization process there is little or no room for creativity. तो हम देखते हैं एक एक पॉइंट को. इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अ सिस्टम आर इंटरनलाइज्ड एंड बिकम पार्ट ऑफ एक्टर्स एंड कंसाइंस. तो बिल्कुल सही है. सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमको जो चीज़ें सिखाई हुई जाती है, जैसे कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, तो ये हम जब छोटे रहते हैं तो हमको ये हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी सब सिखाती है. तो उसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं. तो जब हमारे इस प्रोसेस में हम जो हमारे जो हमको नॉर्म्स और जो वैल्यूज़ होती है हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब हमको फिर सोचना नहीं पड़ता कि ये सही है ये गलत है. हमको ऑटोमेटिकली पता, हम कुछ काम करते तो हमको पता रहता है, हमारे कंसाइंस का पार्ट बन जाता है. हमको दिमाग में पता रहता है कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है. तो ये बिल्कुल सही है. उसके बाद सोशलाइजेशन इज अ कंजर्वेटिव प्रोसेस इन विच नीड डिस्पोजिशन बाय चिल्ड्रन टू द सिस्टम. ये कंजर्वेटिव प्रोसेस है. सही बात है. जो चीज़ हम बहुत पुराने टाइम से सीखते आ रहे थे वो चीज़ें अभी भी है. कंजर्वेटिव है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. थर्ड, पार्सन सी सोशलाइजेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये भी सही है. हमने पढ़ा है इस थ्योरी को कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम अपनी पूरी लाइफ में हम चीज़ें सीखते रहते हैं सोसाइटी से. हमारा ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हमारी जब तक हम हैं जब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हुई, जिसकी वजह से ये आंसर बहुत लोगों ने गलत किया है. इन अ सोशलाइजेशन प्रोसेस देयर इज लिटिल और नो रूम फॉर क्रिएटिविटी. ये जो ये पढ़ के ही हमें ऐसा लगता है कि ये गलत है, लेकिन ये सही है. बहुत सारे लोगों ने ए बी सी टिक किया है, नहीं, लेकिन इसका आंसर ए बी सी डी है. पार्सन्स की थ्योरी में उन्होंने बोला है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम अपनी तरीके तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते, मतलब सोच के नहीं कर सकते. हमें जो सिखाया जाता है हम वही करते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर है, चारों स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एंड डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल
के का मतलब है कार्ल। कार्ल मैनहाइम states that idea emerge from specific sectors of the world. Therefore, ideas can be referred as first, inherently limited, one-sided, distorted. Not limited, inherently multi-sided, distorted. Inherently limited, one-sided, not distorted. Inherently limited, multi-sided and distorted. तो जो कार्ल मैनहाइम है, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने जो आइडियाज में बहुत फोकस किया था। उन्होंने बोला था जो आइडियाज जो एमर्ज होते हैं सोशल वर्ल्ड में, उनकी की पॉइंट्स क्या हैं। तो उन्होंने क्या की पॉइंट दिए थे, ये हमको याद करना है। उन्होंने बोला था, फर्स्ट आंसर इसका सही है, लिमिटेड है। जो हमारे आइडियाज आते हैं सोशल फैक्टर में, वो स्पेसिफिक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वन साइडेड होते हैं और डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो आपको याद रखना है इनहेरेंटली लिमिटेड, वन साइडेड एंड डिस्टॉर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीएच मीड जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, उन्होंने आई के कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन किया था। उन्होंने आई पे फोकस किया था, ये आपको पता होगा। उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट, आई इनकैल्कुलेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है। कैलकुलेबल, प्रिडिक्टेबल, नॉन क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है। कैलकुलेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है। इनकैल्कुलेबल, प्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उन्होंने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया था। जो आई है, जो हम अकेले रहते हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी है, और जो मी है, जो सबके सामने हमारी जो पर्सनैलिटी रहती है। तो आई जो है वो क्या होता है, इनकैल्कुलेबल रहता है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल रहता है एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रहता है। मतलब हम आई बहुत ही मतलब सोच के नहीं बोलते। जो हम अकेले में सोचते हैं उसमें हम कैलकुलेट करके नहीं बोलते, हम प्रिडिक्ट नहीं करते। जो हमारे माइंड में आता है हम वो बोलते हैं। तो आई क्या है, इनकैल्कुलेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ये आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर से किसने लिखी है। तो ये थोड़े से आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको फेमस जो थिंकर्स हैं उनकी बुक पता होगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे कि नई तालीम, नई तालीम हमको पता है ये एम के गांधी की बुक है। तो एका टू बस एक ऑप्शन में दिया है। तो आप अगर ऐसे फेमस जो थिंकर्स हैं उनके भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, याद तो हमको सबके करने हैं, बट फेमस के अगर याद रखेंगे तो आंसर सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। नई तालीम किसने लिखी है, एम के गांधी। उसके बाद हम बाकी देख लेते हैं। बी, माइनॉरिटीज पे किसने काम किया है, सबको पता है बी आर अम्बेडकर ने किया। तो बी का 4, ए का 2, बी का 4। अब ये अगर आपको नहीं भी पता तो आप इससे सॉल्व करते हैं। सी का 1 होगा, ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन एंड अदर एसेस किसने लिखा है, एम एन श्रीनिवास ने। डी का 3, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस किसने लिखा है, आर के मुखर्जी ने। अगर आपके नोट्स में ये ऐड नहीं है तो प्लीज ये नोट्स कर लीजिए, ये बुक्स, क्योंकि आगे भी रिपीट हो सकती है। एनटीए क्वेश्चंस जो ऑप्शन है बुक्स है वो रिपीट करता है। तो ये सेकेंड इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, ये एक स्टेटमेंट है, ये थोड़ा टफ था, जिसको मतलब तुक्के भी लग सकते हैं और थोड़ा समझ के भी लोग सॉल्व करते हैं अगर उनकी अच्छी नॉलेज है तो। A social science having as its main focus the study of social institution brought into being by the industrial transformation of the past 2 or 3 centuries. It involves a historical, anthropological and creative critical sensitivity. तो ये किसने बताया है, ये बताया है एंथनी गिडेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, phenomenological approach of Alfred Schutz refers to live world. Alfred Schutz ने phenomenology का कॉन्सेप्ट में काम किया है। उन्होंने लाइव वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका मतलब क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नॉट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी। टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी। नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी। नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नॉट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी। तो अल्फ्रेड शूट्स ने जो लाइव वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो लाइव वर्ल्ड है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है और मंडेन रियलिटी पे बेस्ड है। मतलब डेली लाइफ में हम जो चीज़ें करते हैं उस पे बेस्ड है। तो टेकन फॉर ग्रांटेड एंड मंडेन बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, कौन सी बुक किसने लिखी है। तो सबसे पहले मैजिक साइंस एंड रिलीजन,
ये मेलिनोस्की की बुक है, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइबल, अभी हमने लाइबल, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा लाइबल की बात किसने किया है, शूट्स ने, तो इससे हम सॉल्व करते हैं, तो सी का 4, ठीक है। उसके बाद माइंड सेल्फ सोसाइटी किसकी है, जीएच मीट की। ए का क्या है, 2, ए का 2 एक ही में दिया है। बी का क्या है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स। सी का 4 लाइबल शूट्स। डी का 3 माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसका है, जीएच मीट का, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट और उनका एक्सप्लेनेशन है कि कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सा एक्सप्लेनेशन मैच करता है। तो सबसे पहले सिंबॉलिक डोमिनेंस, फिर सोशल रिप्रोडक्शन, हैबिटस एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ पावर एंड प्रिविलेज बिटवीन सोशल क्लासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ डोमिनेंस थ्रू कल्चर एंड इट्स मिस्टिफिकेशन, the process by which a society transmits its dominant knowledge from one generation to another, to learn disposition which lead people to behave in a certain way। तो ये पढ़ के सबसे पहले हम हैबिटस का समझ रहे हैं। हैबिटस मतलब क्या, लर्न, जो चीज़ें हम या लर्न करते हैं पूरी लाइफ टाइम में, और उससे हम एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, सी का 4 है। तो सी का 4 कहाँ दिया है, एक ही क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है, बाकी देख लेते हैं। ए का 3, सिंबॉलिक डोमिनेंस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी ट्रांसमिट्स, वेट अ सेकेंड, बी का क्या होगा, ए का 2 है, बी का 1, सोशल रिप्रोडक्शन, द मेंटेनेंस ऑफ पावर एंड प्रिविलेज बिटवीन सोशल क्लासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में जो पावर और प्रिविलेज जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको सोशल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर सी का 4 है, हैबिटस, जो हमने अभी मैच किया। ए का 2 है, सिंबॉलिक डोमिनेंस, मतलब जो हम मिस्टिफिकेशन और कल्चर को जो जो डोमिनेट करता है, जो हमारा, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डोमिनेंस। उसके बाद सी का 4, डी का 3 होगा, कल्चरल रिप्रोडक्शन, मतलब जो प्रोसेस, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो हम नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, कल्चरल जो नॉलेज, उसको बोलते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर के मुखर्जी, इंडियन कल्चर इज वेरी वेल ब्लेंडेड विथ वेरियस रिलीजियस टेक्स्ट। ही emphasizes that the spirit of tolerance diversities is reflected in। आर के मुखर्जी ने बोला था कि जो हमारे इंडियन जो कल्चर है, वो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट का ब्लेंड है, मतलब हमारे कल्चर में बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो ब्लेंड है सबका। तो उन्होंने जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है हमारी डाइवर्सिटीज में, उसके बारे में किस में बात की थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र। तो ये वैसे तो थोड़ा सा डीप मतलब अगर किसी किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा उसी को पता होगा। तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। Next question. According to Manuel Kessel, the rise of the new global informational economy is accompanied with emergence of new network enterprise. Which among the following is not the characteristic of the network enterprise? इसमें से कौन सी नेटवर्क एंटरप्राइज की जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन सी है। अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड न्यू मैनेजमेंट, सही है। एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मॉडल, ये भी सही है। एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल मॉडल नहीं। सोशल नेटवर्क एंटरप्राइज की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ सीरीज ऑफ वर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल मॉडल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। A concept used by Manuel Kessel to refer to process of consumption of common goods promoted by the cities such as transport services and leisure amenities is called। एक मैनुअल कैसल ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें हम कंजम्पशन का प्रोसेस समझते हैं, कैसे सिटी में कंजम्पशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और जो लेज़र की जो चीज़ें करते हैं, वो कैसे लोग कंज्यूम करते हैं, उसका जो प्रोसेस था, उन्होंने क्या बोला था, कंट्रोल कंजम्पशन, कलेक्टिव कंजम्पशन,
सिविल कंजम्पशन और कंपैरेटिव कंजम्पशन। तो इनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कंजम्पशन मैनुअल कैसल का। अगर आपको मैनुअल कैसल जो हमारा 26 थिंकर उनके अगर कॉन्सेप्ट भी याद होते तो आप इसमें से अब आप आंसर ला सकते थे, क्योंकि ये बाकी तीन इनके कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्टिव कंजम्पशन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी? ये आपको बुक्स एंड ऑथर्स याद रखने हैं। तो ये नेटवर्क सोसाइटी की बात किसने की है? मैनुअल कैसल ने। तो इसका आंसर भी है एम फोर्थ, मैनुअल कैसल। तो ये हमने लगभग कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज। ऐसे ही हम अब हमारी ये सीरीज ही चलेगी। पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो यूनिट वाइज आएंगे, फिर हो सकता है कि अभी ईयर वाइज पेपर भी सॉल्व करूँ मैं, फुल लेंथ पेपर। तो अगर आपको ऐसे बाकी और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कौन से ईयर के क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमारे जो क्लासिकल थिंकर है उनके भी वीडियोस आएंगे। तो आप अब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन भी करना है, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।